नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड शासन की तरफ से पुलिस विभाग को आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक पुलिस विभाग को 10 से 19 नवंबर तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से जारी किए गए हैं। और देहरादून में त्योहारी सीजन के चलते ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। बता दें कि ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए पुलिस के जवान कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चाक चौबंद प्रबंध करने में जुट गई है। की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भारी रूप में देखने को मिल रही है। आप ये कह सकते हैं कि राजधानी की सड़कों पर इस समय जो ट्रैफिक का दबाव है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आमतौर पर त्योहारी सीजनों में ये सब चीजें होती है और ऐसे में जो पुलिस की चुनौती होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर और बड़ी हो जाती है। पुलिस के सामने ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था उसको भी यहाँ पर पुख्ता करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। राजधानी की सड़कों पर जो ट्रैफिक का आलम है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आम दिनों की तुलना में इस समय जो ट्रैफिक है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सब लोग कोशिश इसी रूप में है कि सब लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके, त्योहार सीजन का आनंद यहाँ पर ले सकें और पुलिस भी यही कामना यहाँ पर कर रही है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था में, अपनी ड्यूटी में यही सब चीज करती नजर आ रही है, ताकि लोगों की जो यात्रा है, लोगों की जो खुशियां है वो दुगनी हो सके, उनकी यात्रा सुगम हो सके। तो त्योहारी सीजन में आमतौर पर ऐसे ही सब चीजें यहाँ पर पुलिस के सामने होती है। ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है और पुलिस की जो चुनौतियां हैं वो और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आगामी 3 से 4 दिन इसी तरह के त्योहारी सीजन में रहने वाले हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए भी चौकस यहाँ से पाई जा रही है। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। अभय कैंतुरा जरा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, त्योहार के मद्देनजर अब तैयारी पूरी नजर आ रही है उत्तराखंड सरकार की? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो पूरा त्योहारी सीजन है, उस त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार से कोई चूक यहाँ पर देखने को ना मिले, उसके लिए खास तौर पर प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे यहाँ पर देख रहा है। तरफ से पुलिस विभाग को सुरक्षा के लिए चाक चौबंद प्रबंध करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक यहाँ पर ना हो, यानी त्योहारी सीजन में कोई भी हुड़दंग या किसी प्रकार से ऐसी कोई घटना यहाँ पर अप्रिय घटना ना घटे जो लोगों के इस त्योहारी सीजन को गम के माहौल में बदलने का काम करे। उसके लिए पहले से ही अलर्ट मोड पर रहने के लिए पुलिस को लिए कहा गया और पुलिस अपनी तरफ से हर ऐसी व्यवस्था को यहाँ पर पुख्ता करने में जुटी हुई है सुरक्षा को लेकर, कि ताकि जो व्यवस्था है वो यहाँ पर माकूल बनी रहे और कोई कभी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर ना देखने को मिले। हर चाक चौराहे, यानी ऐसा कोई चौक चौराहा यहाँ पर नहीं होगा जहाँ पर इस समय पुलिस की तैनाती नहीं की गई है। रात में जो पेट्रोलिंग की जो टीमें हैं उनकी जो गश्त है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। जो थाने चौकी की जो पुलिस है उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा जो खुफिया विभाग यानी खासतौर पर जो LI होता है उसको सादी वर्दी में हर जगह तैनात करने का काम यहाँ पर किया गया और पूरा इनपुट लेने का काम जिले की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं किसी प्रकार से यहाँ पर ना हो, बल्कि व्यवस्थाएं बनी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनी रहे। जी, ये कब से कब तक ये अलर्ट रहेगा? टिपिकल है, ये कह सकते हैं कि अगले 1 सप्ताह के लिए पुलिस विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया था। पूर्व में कह सकते हैं कि कुछ VIPओं के दौरे यहाँ पर थे, VIP के दौरे यहाँ पर थे, जिसमें उपराष्ट्रपति का दौरा था, राष्ट्रपति का दौरा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा यहाँ पर रहा। तो उस दौरान भी पुलिस को उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर चाक चौबंद रहने के लिए कहा गया था। और अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, यानी धनतेरस से लेकर आने वाले दिनों तक, गोवर्धन पूजा, भैया दूज तक ये पूरा त्योहारी सीजन यहाँ पर रहने वाला, दीपावली बड़ा पर्व यहाँ पर रहने वाला। तो ऐसे में अगला 1 सप्ताह ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस विभाग के लिए काफी चुनौतियों भरा रहने वाला है और उस चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस विभाग को हर तरीके से मुस्तैद रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। यानी सड़क पर भी ड्यूटी होगी, इसके अलावा जो मोहल्ले हैं या जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर भी ड्यूटी करने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी प्रकार से कोई कमी यहाँ पर ना रहे। पुलिस को हर समय 24 घंटे के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो पुलिस के जो कर्मचारी थे उनकी जो छुट्टियां हैं उनको पूर्व में ही रद्द करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था, यानी इस त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार से कोई छुट्टी यहाँ पर किसी कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। ऐसा में समझ सकते हैं कि पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया, ताकि जनता की जो खुशियां हैं वो बरकरार रह सके और इस त्योहारी सीजन का जो आनंद है वो सभी लोग यहाँ पर उठा सके। जी,
त्योहार है, ऐसे में काफी जरूरी हो जाता है कि ट्रैफिक पर कंट्रोल पाया जाए, क्योंकि हर जगह सिर्फ ट्रैफिक ही नजर आता है, लोग स्टक हो जाते हैं हर जगह। तो इससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस की क्या तैयारी आपको धरातल पे दिखाई दे रही है अभी? बिल्कुल, अगर ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस लगातार अपना काम यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा ट्रैफिक के साथ साथ पुलिस की जो अतिरिक्त फोर्स है उसको भी यहाँ पर लगा दिया गया है। यानी बाजारों में भीड़ ज्यादा है, उसके लिए पुलिस के जवानों की ड्यूटी बाजारों में भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से बाजारों में कोई ऐसी घटना यहाँ पर न घटे तो सुरक्षा में चूक कही जा सके। इसके अलावा जो चौराहे हैं वहाँ पर भी पुलिस के जवानों की ड्यूटियां बढ़ा दी गई, ताकि ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चलती रहे, इसको ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ता रहे। जाम से निपटने के लिए जो ये कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक प्लान है उसको यहाँ पर माकूल तौर से दुरुस्त करने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी जगह जगह अलग से जो पार्किंग की जो व्यवस्था है उन पार्किंग की व्यवस्थाओं करने का काम यहाँ पर किया गया, ताकि किसी भी प्रकार से सड़क पर कोई अनावश्यक रूप से कोई वाहन वहां पर खड़ा ना कर सके और उस वाहन की वजह से कोई जाम की व्यवस्था उत्पन्न ना हो सके। तो ये समझा जा सकता है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस अलग मोड पर है, और चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो या फिर जो सुरक्षा की व्यवस्था हो उसके लिए खासी कमर कसने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी प्रकार से ट्रैफिक बाधित ना हो और सुरक्षा में कोई चूक ना रहे। क्योंकि राजधानी देहरादून पे है इस समय, ये कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक का जो दबाव है वो आम दिनों की तुलना में 3 से 4% ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की जो संख्या है वो ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था किसी भी प्रकार से यहाँ पर बाधित ना हो उसका विशेष तौर पर ख्याल रखने के लिए कहा गया। जी और ख्याल रखना जरूरी भी है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए इसकी जरूरत भी है। बने रहिए अभी आप हमारे साथ, लगातार अभी हमारे साथ बने हुए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि क्या चीज अभी धरातल पर नजर आ रही है और किस तरह की तैयारी प्रशासन की चल रही है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चमोली से है, जहां पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीलकंठ आदि स्थानों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए, अब मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल, ये कहें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। मौसम विभाग ने जो अनुमान यहाँ पर जताया था उस अनुमान के अनुरूप उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में कल हल्की हल्की बारिश देखने को मिली, और खासतौर पर 3500 ऊंचाई से मीटर के जो अधिक से ऊंचाई वाले जो स्थान हैं उन स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली है। आप कह सकते हैं कि केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हेमकुंड साहिब हो या फिर उत्तरकाशी के गंगोत्री वाला जो क्षेत्र है वहां पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। जो तापमान है उस तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और चारों धामों में इस समय कह सकते हैं कि जो मौसम बदला है उस बदलते हुए मौसम के साथ जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अपने आप को खुशनुमा माहौल में यहाँ पर ढालते हुए देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अगर यात्रियों की हम बात करते हैं तो बर्फबारी के बीच में जो श्रद्धालु अभी तक यहाँ पहुंचे हैं वो खुशनुमा मौसम का भी आनंद वहाँ पर उठा रहे हैं और इस बदले मौसम का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं, जो अक्सर दूसरे बड़े शहरों में उन्हें देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों में इसी प्रकार से मौसम बदलने को लेकर पहले ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान यहाँ पर जारी हो चुका है। यानी लोगों को सावधानियां भी बरतनी होंगी, और खासतौर पर जो एहतियात पहाड़ी क्षेत्रों में बरते जाते साथ बर्फबारी के दौरान उन सब चीजों एहतियातों का, उन सब चीजों सावधानियों का पालन भी वहां पर करना पड़ेगा। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में कह सकते हैं कि इस समय जो मौसम है उस मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सामान्यतः जो तापमान है उस तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है। और अभी ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी और हल्की बारिश वहां पर हो रही है, उसके चलते उसका असर मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के रूप में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि हरिद्वार, उधमसिंह नगर या नैनीताल जनपद के जो तराई बाबा जो क्षेत्र है वहां पर हल्का कोहरा भी अभी से यहाँ पर छाने लगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तराखंड के भीतर जो तापमान होगा उस तापमान में और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, और सामान्य से ये कह सकते हैं कि 4 से 5 डिग्री जो तापमान होगा और बदलता हुआ भी नजर आएगा। जी बिल्कुल, अभी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे।
और 15 नवंबर को होंगे केदारनाथ धाम के कपाट बंद, बता दें भकुंड भैरवनाथ के कपाट आज होंगे बंद। पूजा अर्चना और हवन के बाद बंद होंगे भैरवनाथ के कपाट। इस दौरान केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए रहेगा बंद। तो बता दें 15 नवंबर को होने हैं केदारनाथ धाम के कपाट बंद। तैयारी अभी से कर ली गई है, प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में बीकेटीसी लगी हुई है। भकुंड भैरवनाथ के कपाट आज बंद होने जा रहे हैं 11 तारीख को, और पूजा अर्चना और हवन के बाद बंद होंगे भैरवनाथ के कपाट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जारी किए निर्देश, पदोन्नति से भरे जाएंगे प्रिंसिपलों के खाली पद, 15 दिन में जमा। क्लस्टर स्कूलों की डीपीआर, एक ही दिन होंगे शिक्षक संघ चुनाव। धन सिंह रावत ने ये कहा है कि संविधान में होगा बदलाव। तो धन सिंह रावत ने कह दिया है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया है और निर्देश भी दिया गया है कि पदोन्नति से भरे जाएंगे प्रिंसिपलों के खाली पद और डीपीआर जल्द ही जमा की जाएगी। 15 दिनों का अल्टीमेटम डीपीआर क्लस्टर के स्कूलों के डीपीआर को दे दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर आप डीपीआर जमा कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, और उन्होंने इसी के साथ कहा है कि शिक्षा मंत्री ये धन सिंह रावत द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी 15 दिन का वक्त दिया गया है क्लस्टर स्कूलों की डीपीआर को जमा करने के लिए। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये सीधे तौर पर सभी जिला से जो शिक्षा अधिकारी है उनके लिए निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए कि अगले 15 दिन के भीतर सभी जिलों में जो क्लस्टर विद्यालय है उनकी डीपीआर बनाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए कि अगले 15 दिन के भीतर वो सभी विद्यालय अपनी डीपीआर बनाकर यहाँ पर दें। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उस डीपीआर को यहाँ पर एकत्र किया जाएगा और उसके बाद विभाग की तरफ से उन डीपीआर पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ किस तरह से क्लस्टर जो विद्यालय है उनके लिए जो निर्माण काम होने हैं वो किस रूप में वहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो विभागीय जो पदोन्नतियां होनी है, खासतौर पर ये कह सकते हैं कि जो उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल के जो विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक के जो पद है उनको किस प्रकार से भरा जाना है। राजकीय शिक्षक संगठनों के जो ये कह सकते हैं जो संगठन का जो ढांचा है उस ढांचे में बदलाव के भी सीधे तौर पर संकेत यहाँ पर दिए गए। उसमें बदलाव करने के लिए शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया ताकि किसी भी प्रकार से जो शिक्षा का कार्य वो बाधित ना हो और संगठन में उनके जो चुनाव होते हैं उन वार्षिक चुनावों को एक दिन तक पूरी तरह से संपन्न कराने के लिए कहा गया है। ऐसा में समझा जा सकता है कि इस समय एक्शन मोड पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार उस दिशा में यहाँ पर जरूरी जो ठोस कदम है उसको उठाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था वो सुदृढ़ यहाँ पर हो सके। ये कह सकते हैं कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रिंसिपल के जो पद है उन सभी पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के निर्देश शिक्षा मंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं और उस पर जल्द ही ये कह सकते हैं जो विभागीय सचिव है उनके आदेश यहाँ पर जारी हो जाएंगे। इसके अलावा जो जूनियर हाई स्कूल के जो पद हैं उन पदों पर भी 50% पद पदोन्नति के माध्यम से भरने और 50% पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने के आदेश यहाँ पर दिए गए। तो वो सभी चीज की कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर करने का काम शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जो शिक्षक जो संगठन है वो किस रूप में शिक्षा मंत्री के इस आदेश को यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है जिसमें 62,000 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। अरे अगर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी या फिर जो दूसरे जो विद्यालय हैं गैर जो विद्यालय उनको भी अगर मिला दिया जाए तो 1 लाख से ज्यादा के कर्मचारी शिक्षा विभाग में आते हैं। तो उन सभी विभागों में ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा विभाग होने के नाते उस विभाग को संभालने का काम इस समय डॉक्टर धन सिंह रावत यहाँ पर कर रहे हैं और उनकी तरफ से उस विभाग में जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को पटरी पे लाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है, लेकिन क्या ये वक्त से पहले हो रहा है, वक्त रहते हो रहा है ये काम जो अब एक्टिव होते हुए तमाम शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग नजर आ रहा है? अभी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ना इसे वक्त पर नहीं बल्कि एक पहल के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो क्लस्टर जो विद्यालय होते थे उनकी जो डीपीआर होती थी उस डीपीआर को बनाने में कोई भी टाइम बाउंड यहाँ पर नहीं दिया जाता था। यानी जब विद्यालय अपने स्तर पर काम करते थे तो उनकी डीपीआर उनके प्रधान अधिकारी की तरफ से यहाँ पर बना के दे दी जाती थी। ब्लॉक स्तर पर वो डीपीआर जाती थी, ब्लॉक के माध्यम से फिर जिला स्तर पर पहुंचती थी, जिला स्तर पर फिर ये कह सकते हैं कि विद्यालय का जो महाप्रबंधन है उसके स्तर पर वहाँ पर पहुंचती थी। ऐसे में ज्यादा समय उन सब डीपीआर को पहुंचने में ज्यादा समय यहाँ पर लगता था, तो उस समय को बांधने का काम यहाँ पर किया गया, यानी एक टाइम बाउंड यहाँ पर बनाने का काम
शिक्षा मंत्री की तरफ से कर दिया गया और उसके लिए सभी जो विभागीय अधिकारी है, खासतौर पर जिले के जो शिक्षा अधिकारी है, उनको तय जिम्मेदारी उनकी यहाँ पर तय कर दी गई है ताकि तय समय पर सभी काम यहाँ पर हो सके। पूर्व में ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को लागू करने का काम शिक्षा मंत्री की तरफ से कर दिया गया और ऐसे में जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे वो तय समय पर इस काम को करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पदोन्नति से भरे जाएंगे प्रिंसिपलों के पद और 15 दिन में जमा कलेक्टर स्कूलों की डीपीआर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा मुख्य सचिव को विभिन्न समस्याओं से रूबरू करवाया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्राथमिक से कार्य किया जाए। मुख्य सचिव ने ऊर्जा निगमों से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिशासी अभियंता स्तर पर प्रत्येक 3 महीने में इंडस्ट्री के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के नगर पालिका बडकौर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि नशा मुक्त हो भारत अपना विषय पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। तब हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष स्वामी केशव गिरी महाराज ने कहा है कि नशा मुक्ति से ही देश और समाज की तरक्की संभव है और कहा है कि नशे ने हमारे समाज को खोखला कर दिया है और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बादी की कगार पर लेकर जा रहे हैं। साथ ही कहा है कि भारत उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सभी को जागरूक होकर समाज को भी जागरूक करना होगा। बता दें कि रैली टैक्सी स्टेशन पार्किंग से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होते हुए वापस चेकिंग में पहुंचने पर संपन्न हुई। मैं चाहूँगा कि सभी हमारा ये देवभूमि, प्यारी देवभूमि और हमारे पहाड़, हमारा गढ़वाल, ये नशे से मुक्त होना चाहिए और सभी को जागरूक आना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आज दिनों पे दिन हमारी पीढ़ियाँ, हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं और ये बहुत बुरी तरह से नशा चल रहा है। नशा करके गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव करते हैं। एक हमारी छोटी सी गलती, दारू पी करके जो गाड़ी चलाते हैं, नशा करके तमाम तरह का नशा चल रहा है, स्मैक चल रही है, भांग चल रही है, तरह तरह का नशा चल रहा है, लीगल रूप से सब चल ही रहा है। तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। मैं सरकार से चाहूँगा, प्रशासन से चाहूँगा, इस पर बहुत बारीकी से शोध किया जाए, बारीकी से इस पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने एक बार फिर से गैरसैंण को लेकर भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गैरसैंण में कांग्रेस सरकार के समय भव्य भवन बनाया गया था और भाजपा सरकार ने ना तो उसका सही उपयोग हो पा रहा है और ना ही सरकार अपने किए गए वादे पर काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि आज जागरूक जरूरत है कि गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए और इसकी विधिवत घोषणा की जाए, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ झूठे वादे करने में व्यस्त दिख रही है और स्थायी राजधानी के लिए कोई भी उपयोगी काम नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव हो चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव हो, जनता के बीच भाजपा गैरसैंणी राजधानी के मुद्दे पर गई थी और आज तक जो है गैरसैंण में आप ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके वहाँ विधिवत ग्रीष्मकालीन सत्र भी नहीं करवा पा रहे हैं। वो तो जन दबाव में केवल आपने खाना पूर्ति वहाँ पर करने की कोशिश की। उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ वीआईपी को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखरता के साथ जुबानी हमला बोल रही है, जिसका जवाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि देवों की भूमि है, यहाँ चारों धाम बसते हैं और इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ वीआईपी भी आते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उन वीआईपी के आने को लेकर सवाल करती है तो ये सब श्रद्धालुओं का अपमान कहा जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले वीआईपी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री भी शामिल है, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही। केंद्रीय मंत्रियों के आने पर उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं मिल रहा, ये लगातार कांग्रेस कह रही है।
भूमि में जो भी आता श्रद्धा के भाव से आता है। अगर ये कहा कि पिकनिक मनाना है तो मैं कहता हूँ सबका अपमान किया, पूरे यात्रियों का अपमान कांग्रेस द्वारा किया गया। मेरा क्यों इतना कहना है कि देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, इस देश के उपराष्ट्रपति आए हैं, अनेकों जो देश के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, बड़े पदों पर है, ऐसे सब लोग चार धाम की यात्रा पर आते हैं और हम सब लोग देवभूमि के लोग हैं, हम उनका सब हृदय से स्वागत करते हैं। और केवल पिकनिक मनाने का के लिए अगर कोई आए हैं तो उनका नाम जरूर उनको उजागर करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।